गुड। सो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे हम शॉर्टकट तरीके से इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मतलब हम ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करेंगे, मुझे फाइनली एक क्या मिलेगा, एक सिंगल ब्लॉक मिलेगा। सिंगल ब्लॉक मिलने का मतलब हुआ मुझे इस सिस्टम का इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन मुझे मिलेगा। ठीक है, तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन हम चाहेंगे तो शॉर्टकट तरीके से, है ना। शॉर्टकट तरीका नथिंग बट you are applying a new concept that is called as SFG, सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ने का है इन डिटेल्स, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सिग्नल फ्लो ग्राफ इन डिटेल्स। सो आप वहां पे इजीली जो है और भी चीजों को साथ में समझ पाएंगे। ठीक है, खैर जो भी है, इस क्वेश्चन के लिए जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा एसएफजी से रिलेटेड कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो इसका शॉर्टकट तरीके से हम इसका आंसर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो आपका C बाई आर होगा, ठीक है, C बाई आर मतलब इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन। तो C बाई आर इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या, नोमिनेटर पार्ट होगा, डिनोमिनेटर पार्ट होगा, है ना। नोमिनेटर पार्ट होगा एंड डिनोमिनेटर पार्ट होगा। तो नोमिनेटर पार्ट में क्या लेना है, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या लेना है। ठीक है, इधर देखिए, नोमिनेटर पार्ट में हम सिर्फ उसी को लेंगे। ठीक है, जो मेरा फॉरवर्ड पाथ होगा, जो मेरा फॉरवर्ड पाथ होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड पाथ करने का मतलब हुआ जो इनपुट से आउटपुट में जाता है, जो इनपुट से आउटपुट तक जाता है डायरेक्टली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। तो देखिए, तो इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए कौन कौन सा फॉरवर्ड पाथ है, कैन यू टेल मी। क्या बता सकते हैं कि इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए कौन कौन सा फॉरवर्ड पाथ होगा मेरा। लेकिन ध्यान रखना है कि एक पॉइंट पे एक बार से ज्यादा मूव मुझे नहीं करना है। ठीक है, एक बार से ज्यादा बार एक पॉइंट पे मूव नहीं करना है। टेल मी, कौन कौन सा फॉरवर्ड पाथ होगा मेरे पास, टेल मी। बताइए। एनीवन। सर दो। कौन कौन सा। एक मुझे दिख रहा है, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, है ना। डायरेक्टली देखिए, तो एरो को फॉलो करना, एरो के डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं, उसका पूरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एरो को फॉलो करेंगे अगर इनपुट से लेते हुए, तो हम इस एरो को फॉलो करते हुए हम लोग आउटपुट तक पहुंच जाएंगे। तो इस आउटपुट तक पहुंचने के लिए कौन कौन सा ब्लॉक मेरे को फेस करना पड़ रहा है, किस किस ब्लॉक के थ्रू हम पास कर रहे हैं। तो एक ब्लॉक है आपका G1, दूसरा ब्लॉक है आपका G2, है ना। सो मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है G1 इंटू G2। क्लियर। अब बताइए, क्या इसके अलावे और कोई पाथ है, इसके अलावे और कोई पाथ है। G3 सर। G3 के थ्रू। G3। वेरी गुड। जब आप घर से, मतलब अपने रूम से बाजार मार्केट पे निकलते होंगे, तो ऐसा नहीं होता होगा कि सिर्फ एक ही रास्ता होता होगा। ठीक है ना, एक से ज्यादा नंबर ऑफ रास्ता मार्केट तक जाने के लिए होता है। ठीक है, तो जो जो रास्ता है, उस सारा रास्ता जो है, उसको हम बोलेंगे ना कि ये रास्ता जो है मार्केट तक जाता है ना। तो आपके पास ऑप्शंस होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ पाथ होगा मेरे पास। सो दूसरा रास्ता जो है आपका R से C तक जाने के लिए, उसमें हम लोग इस तरह से जा सकते हैं, ब्लू डॉटेड लाइन, इधर ऐसे गए, फिर ऊपर चले गए, फिर हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, ये दूसरा रास्ता हो गया। अब बताइए, इस रास्ते में कौन कौन सा ब्लॉक आ रहा है, कौन कौन सा ब्लॉक आ रहा है, G1 एंड G3, है ना।
सो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्या मिलेगा, G1 इंटू G3, नॉट G1 प्लस G3, मल्टीप्लाई करके लिखना है, जितना सारा ब्लॉक आएगा सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है। सो G1 इंटू G3, न्यूमरेटर पार्ट कंप्लीट, न्यूमरेटर पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। मतलब न्यूमरेटर पार्ट में हम सिर्फ क्या लेंगे, फॉरवर्ड पाथ को लेंगे, जितना फॉरवर्ड पाथ होगा उतना टर्म यहाँ पे आएगा, G1 G2 G1 G3 G1 G4, कुछ अगर और रहता तो और आता, ठीक है। अगर एक फॉरवर्ड पाथ होगा तो सिर्फ एक ही टर्म यहाँ पे रहेगा। कहीं सर एक भी फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा, तो एक भी फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा तो ट्रांसफर ही नहीं मिलेगा मेरे को, सिस्टम ही नहीं रहेगा, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ मतलब इनपुट देंगे आउटपुट मिलना चाहिए, तो एक तो फॉरवर्ड पाथ एटलीस्ट रहेगा ना। हाँ, सो मिनिमम एक रह सकता है, मैक्सिमम कुछ भी रह सकता है, ठीक। न्यूमरेटर पार्ट कंप्लीट। नाउ डिनोमिनेटर पार्ट में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट में देखिए ध्यान दीजिए, 1 प्लस, ये बाय डिफॉल्ट होगा 1 प्लस, ठीक है, ये आपका क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 1 प्लस होगा। इफ द फीडबैक इज नेगेटिव, इफ द फीडबैक इज नेगेटिव, मतलब फीडबैक अगर नेगेटिव है सिस्टम में, ठीक है, तब उस केस में ये वाला साइन क्या होगा, हमेशा प्लस होगा, ठीक है। अगर फीडबैक पॉजिटिव रहेगा तब उस केस में साइन आपका चेंज हो सकता है, जो फीडबैक पॉजिटिव होगा उसके लिए माइनस होगा, ठीक है, और जो फीडबैक नेगेटिव होगा उसके लिए प्लस होगा, ठीक। अब यहाँ पे और क्या लेना है, तो यहाँ पे लेना है नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, लूप LOOP, मतलब लूप मतलब बोल सकते हैं क्लोज्ड पाथ, है ना। लूप मतलब क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड पाथ, ठीक। तो क्लोज्ड पाथ मुझे देखना है कि इस सिस्टम में क्लोज्ड पाथ कितना सारा है, कितना सारा क्लोज्ड पाथ मेरे इस सिस्टम में है। जितना क्लोज्ड पाथ होगा उतना हम यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे, क्लोज्ड पाथ को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बताइए तो कौन कौन सा क्लोज्ड पाथ है या लूप है, टेल मी। देखिए और पहचानिए और बताइए कि कौन कौन सा लूप है यहाँ पे। क्लोज होना चाहिए, और यहाँ पे भी ध्यान में रखना है कि अगर हम एक पॉइंट पे एक बार मूव कर गए तो दोबारा हम वहां पे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए बताइए कौन कौन सा मेरा क्लोज्ड पाथ है या लूप है। टेल मी। तीन लूप है, ओके, कौन कौन सा है। G3 1 H1 और 1 G3 और H1 फीडबैक वाला और 1। G3 H1 एंड 1। सी, चलिए हम लोग 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखिए इधर, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल G1 से गए, ठीक है, फिर G2 पे गए, फिर इधर चले आए H1, फिर G1। देखिए तो ये वाला जो पाथ हमको मिल रहा है, ये पाथ क्लोज है या नहीं, यस सर। यस या नो, है ना। तो इसको हम लोग क्या यस बोलेंगे, सर। लूप बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। अब इस लूप में क्या क्या ब्लॉक आ रहा है मेरे साथ, मेरे पास G1 आ रहा है, G2 आ रहा है, H1 आ रहा है ना। तो इस तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो ये आपका हो जाएगा G1 G2 H1, एक लूप हो गया, ठीक है। और इस लूप के लिए फीडबैक नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे प्लस आया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा लूप फाइंड आउट कीजिए। दूसरा लूप हम देखिए फाइंड आउट करते हैं। ये आपका G2, फिर ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, है ना। तो ये भी आपका एक लूप बन गया, क्लोज है, बन गया ना। अब बताइए इस लूप में क्या क्या हमको कौन कौन सा ब्लॉक मिल रहा है, G2 मिल रहा है ना। इस ब्लॉक में मुझे क्या मिल रहा है, G2 मिल रहा है। सो हम यहाँ पे क्या देंगे, प्लस G2, क्लियर।
क्लियर, अंडरस्टैंड? अब जी बताइए सर। और कोई लूप है क्या? इसके लिए 1+ नहीं, आवाज नहीं आ रहा। इसके लिए 1+G2 ना नहीं। नो 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 नो, 1+ सिर्फ एक ही बार, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स देंगे। एक लूप हुआ G1 G2 H1, फिर प्लस दूसरा लूप, प्लस तीसरा लूप, प्लस चौथा लूप, जितना सारा लूप होगा सबको प्लस करते हुए हम इसको ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो बताइए, दो लूप तो हम निकाल लिए, अब बताइए और कोई लूप है क्या? यस सर, G3 में ऊपर में। हाँ, तो देखिए इधर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे चले गए। देखिए इस ये भी आपका एक लूप बन रहा है। एरो को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ एक पॉइंट पे हम एक से ज्यादा बार मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जहां से स्टार्ट किए हैं वहीं पे हम एंड भी कर दिए, तभी तो क्लोज बनेगा ना। जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट हुए किए, अगर हम फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लूप बोलेंगे या क्लोज पाथ बोलेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किए थे मूव करते हुए, एरो के डायरेक्शन में मूव करते हुए हम वहीं पे पहुंच गए, तो ये भी आपका एक लूप बन गया। तो इस लूप में बताइए तो क्या क्या आ रहा है? G3। G3, ओनली G3 आ रहा है, वेरी गुड। सो प्लस क्या देंगे यहाँ पे? प्लस G3। और कोई लूप है क्या? कहेंगे सर देखिए तो इधर ऐसे जाएंगे, 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 ये लूप बन जाएगा। तो हम तो स्टार्ट किए थे यहाँ से, फिर घूमने लग गए यहाँ पे, तो नहीं हुआ ना लूप। लूप नहीं हुआ। यहाँ से स्टार्ट करते यहीं पे पहुंचते तो लूप होता, ठीक है। तो और कोई लूप मेरा नहीं बन रहा है, सिर्फ तीन ही लूप बन रहा था, G1 G2 H1 G2 प्लस G3, ठीक है। यही हो सर गया था। ओनली G3 कैसे हुआ? ये देखिए इस लूप में सिर्फ G3 तो आया ना, और तो कुछ नहीं आया। यहाँ पे इस पास में तो कुछ भी नहीं आया, नहीं आया ना, सिर्फ G3 आया, तो G3 ले लिए। G2 वाले केस में भी तो कुछ नहीं आया था। G2 ऐसे गए, ऐसे गए, G2, G2 आया था सिर्फ। क्लियर? आप समझे सुबोध? ऑलवेज एरो के यस सर। डायरेक्शन में ही चलेंगे सर। हाँ, हमेशा एरो के डायरेक्शन में ही चलेंगे, एरो के पूरी डायरेक्शन में नहीं जा सकते, ठीक है। एरो के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमको फॉरवर्ड पाथ भी देखना है और साथ में लूप भी देखना है, ठीक। ठीक है सर। चलिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा ना? हाँ, नो लेकिन सर। देखिए अगर ये क्वेश्चन सिंपल रहा एग्जाम में, तो आपका जो आंसर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और ब्लॉक डायग्राम से जो आंसर फाइंड आउट करेंगे रिडक्शन करके, वो दोनों आंसर आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई यहाँ पे ऐसा लूप होता, हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, कोई लूप अगर ऐसा होता कि एक दूसरे से टच नहीं कर रहा होता, है ना, मतलब एक लूप इधर, दूसरा लूप इधर, दोनों का एक दूसरे के साथ में कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा होता, ठीक है। तब उस केस में और भी टर्म इंक्लूड हो जाएगा डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जाम्पल कि ये G2 वाला जो लूप है और G3 वाला जो लूप है, दोनों तो टच कर रहा है एक दूसरे को, क्योंकि ये वाला पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे पॉइंट कॉमन है, इधर वाला पाथ कॉमन है, बहुत सारा कॉमन पाथ हो गया, बहुत सारा कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एक दूसरे को टच कर रहा है। अगर हम मान ले कुछ देर के लिए कि ये G2 और G3 एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, मतलब क्या कि ये G2 इधर साइड में है और G3 कुछ इधर साइड में, ठीक है। G3 कुछ इधर साइड में, फॉर एग्जांपल G3 कुछ इधर साइड में, इधर साइड में, ठीक है। ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तब उस केस में क्या होता, इस दोनों दोनों लूप को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता, मतलब प्लस देना होता, G2 इंटू G3 टर्म इंक्लूड हो जाता, ठीक है। ये G2 G3 क्या है? टू नॉन टचिंग लूप है,
टू नॉन टचिंग लूप है। ठीक है, तो देखिएगा अगर आपके ब्लॉक डायग्राम, अगर आपका क्वेश्चन दिया है एग्जाम में और इस तरह का कोई लूप बना है जिसमें कि एक लूप उधर है दूसरा लूप इधर, हो सकता है ऐसा, क्योंकि सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम में भी हो सकता है एक फीडबैक पाथ यहाँ पे है तो इधर एक लूप बन रहा हो, एक फीडबैक पाथ इधर है तो यहाँ पे एक लूप बन रहा हो, तो आप उसको तो आप यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, है ना। तो उसको देखने के लिए ध्यान में रखना है कि जो दो नॉन टचिंग लूप होगा उसको मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। ठीक है, तब जा करके आप उसका आंसर इसके आंसर के साथ में मैच करेगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। ठीक, अगर ऐसा होता कि ये वाला लूप जो है और G2 वाला जो लूप है ये भी दोनों एक दूसरे को नॉन टच कर रहा, मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे कि L1 एक लूप है, L2 लूप है, L3 लूप है। मानते हैं कि तीनों लूप एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, मतलब अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो L1 आपका फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है, L2 फिफ्थ बेंच पे बैठा हुआ है, फर्स्ट फिफ्थ, और ये आपका सेकेंड बेंच पे बैठा हुआ फॉर एग्जाम्पल। तो कभी तो ऐसा नहीं होगा कि तीनों जो अलग अलग बेंच पे बैठा है तो टच करेगा एक दूसरे को, टच तो नहीं करेगा। तो तीनों जो लूप है आपका वो नॉन टचिंग लूप हो गया। तब इस केस में क्या क्या टर्म डिनोमिनेटर में आएगा, देखिए इधर 1 प्लस आएगा, 1 प्लस आएगा, उसके बाद इंडिविजुअल लूप आएगा, इंडिविजुअल लूप L1 प्लस L2 प्लस L3, जो कि हम यहाँ पे लिखे थे यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद टू नॉन टचिंग लूप का मल्टीप्लीकेशन आएगा, मतलब L1 L2 नहीं टच हो रहा है, L1 L3 टच नहीं कर रहा है, L2 L3 भी टच नहीं कर रहा है, तो अब इस तरह से कॉम्बिनेशन करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, L1 इंटू L2 प्लस L1 इंटू L3 प्लस L2 इंटू L3। हो गया, दो लूप जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? L1 L2 L3 तीनों लूप एक दूसरे को टच नहीं कर रहा था, मतलब L1 L3 को टच नहीं कर रहा, सो L1 L3, L1 L2 को टच नहीं कर रहा, सो L1 L2, L2 L3 को टच नहीं कर रहा, सो L2 L3। क्लियर? अंडरस्टैंड? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर, गुड। अब एक टर्म और आएगा, टू नॉन टचिंग लूप लिए ना, टू नॉन टचिंग लूप, टू नॉन टचिंग लूप, टू नॉन टचिंग लूप। उसके बाद देखेंगे थ्री नॉन टचिंग लूप। क्या ऐसा भी लूप है मेरे पास जो तीन लूप हो लेकिन तीनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा हो? तो है L1 L2 L3, हम फर्स्ट बेंच फिफ्थ बेंच या सेकंड बेंच पे माने, तीनों लूप एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, सो तीनों लूप का मल्टीप्लिकेशन L1 L2 L3। समझ में आया? बताइए। यस सर। जी सर। अब इसी तरीके से अगर चार लूप होता, ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल लूप का गेन, ठीक है, उसके बाद दो नॉन टचिंग लूप का गेन मल्टीप्लाई करके जितना सा कॉम्बिनेशन बनेगा टू नॉन टचिंग लूप का सभी लिखेंगे, उसके बाद थ्री नॉन टचिंग का जितना सा कॉम्बिनेशन बनेगा सब लिखेंगे, उसके बाद फोर का L1 L2 L3 एंड L4। ठीक है, ये चीज तो आपको समझा दिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी कुछ कुछ केस होता है जो कि आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, मतलब थोड़ा सा और एडवांस है। ठीक है, बट उसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आई एम श्योर कि आपको न्यूमरेटर में सिर्फ फॉरवर्ड पाथ ही लिखना होगा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर वाले टर्म में ये वाला टर्म भी आपको मिल सकता है आपके ब्लॉक डायग्राम से। ठीक है, सो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो आई थिंक क्लियर है। अब इसका आंसर यहीं तक होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि ये हम ऐसे ही एज्यूम किए थे। ये आपके नोट्स का ही क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो नोट्स में भी यही आंसर आपको मिला होगा। सर धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है सबको क्या? नहीं सर। नो सर।
नो ओके, सर। फिर ठीक है। चलिए, तो फिनिश, कंप्लीट। नन टच वाला समझ में नहीं आया? अच्छा चलिए ठीक है, आप समझ में आएगा, एक बार और समझा देते हैं। फर्स्ट इज सुबोध एंड सेकंड, चलिए विवेक को ले लेते हैं। ठीक है, आप दोनों गए सपोज कॉलेज में, ठीक है, और एग्जाम दे रहे हैं। विवेक जो है पूरा तैयारी करके गए, पूरा तैयारी करके गए, ठीक है। सुबोध बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत पढ़ के गए, ठीक। तो विवेक अंदर ही अंदर सोचेंगे कि सुबोध जब हम पढ़ रहे थे तो सुबोध मस्ती कर रहा था, ठीक है। एग्जाम में कैसे देंगे साथ में बैठने के लिए, ठीक है। तो विवेक चाहेंगे कि हम जो है इससे अलग होकर के बैठे, ठीक है, मतलब साथ में हम नहीं बैठे, तो दोनों एक दूसरे को नॉन टचिंग कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर विवेक सुबोध के साथ में बैठेंगे तब तो फिर देखेंगे ही ना एक दूसरे को, वो क्या लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। जो नहीं आएगा पूछ भी लेंगे, ठीक। तो उस केस में वो क्या हो जाएंगे, टचिंग कहलाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही मुझे देखना है कि सुबोध और विवेक क्या दोनों अलग अलग है। अगर अलग अलग होंगे तो नॉन टचिंग होगा, और अगर दोनों साथ में होंगे तो टचिंग होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके रूममेट होते होंगे, ठीक है। तो रूममेट के साथ में मतलब आप एक रूम में साथ में रह रहे हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को तो टच होगा ही होगा, तो टचिंग कहलाएंगे। और दोनों दो रूम में अगर रहते हैं तो उस केस में नॉन टचिंग कहलाएंगे। तो अगर नॉन टचिंग होगा तो उस केस में नंबर ऑफ फैक्टर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और अगर टचिंग होगा तो नंबर ऑफ फैक्टर डिनोमिनेटर में इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक। तो मान लेते हैं कि दो ही लूप है मेरे पास, L1 एंड L2, ठीक है। दोनों दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब दोनों साथ में बैठे हैं, सुबोध विवेक जो दोनों एक साथ में बैठे हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आपका आएगा, नोमिनेटर में तो फॉरवर्ड पाथ आ गया, डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस L1 प्लस L2। सिर्फ इंडिविजुअल लूप का गेन लेंगे, ठीक। ये कब लेंगे, जब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो। सेकेंड केस, अगर दोनों दोनों एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं लेकिन दोनों अलग अलग बैठे हैं ताकि मेरा कोई देख ना सके, ठीक है। तो 1 प्लस क्या क्या लेंगे, L1 प्लस L2 प्लस, दोनों अलग अलग बैठे हैं मतलब L1 इंटू L2 भी हम यहाँ पे लेंगे, मतलब 2 नॉन टचिंग लूप का गेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। क्लियर। उसी तरीके से 3 वाले केस भी हो सकता है, 3 वाले L1 L2 L3 वाला भी केस हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि L1 L2 ही सिर्फ नॉन टचिंग है और L3 जो है टचिंग है। L3 टचिंग करने का मतलब हुआ कि L2 और L1 के साथ में टच हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में सिर्फ क्या एक फैक्टर आएगा, सिर्फ L1 इंटू L2 आएगा, क्योंकि यही दोनों आपस में सिर्फ नॉन टचिंग है। तो जो नॉन टचिंग होगा वही फैक्टर हम यहाँ पे सिर्फ लेंगे, ठीक है। जितना सारा नॉन टचिंग होगा उतना सारा फैक्टर हम यहाँ पे दो लूप का नॉन टचिंग वाला यहाँ पे लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर चेक करेंगे क्या 3 लूप में ऐसा कुछ है कि जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। सो मान लेते हैं कि 3 फ्रेंड है, ठीक है। तीनों फ्रेंड अपने अपने लेवल का डिफरेंट डिफरेंट तैयारी करके गए हैं। तो सब सोचेंगे ना हम पास में नहीं बैठेंगे, हम ज्यादा पढ़ के गए हैं, हम ज्यादा लिख करके आएंगे, हम ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है। तो अपना कोना में जगह ले लेंगे, ठीक है, कि ताकि कोई नहीं पहुंच सके यहाँ पे। दूसरा भी होंगे कि हम उससे कम है क्या, हम भी दूसरी जगह बैठेंगे, हम भी कोना में ले लेते एक जगह। और तीसरा कहेंगे कि हम क्या फालतू पढ़े हैं क्या तो वो भी अपना एक जगह ले लेंगे, ठीक है। तो उस केस में तीनों क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेटेड हो गए, मतलब तीनों नॉन टचिंग हो गए, ठीक है। तब उस केस में हम L1 L2 L3 तीनों का ही मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। आप समझ में आया। बताइए सुबोध। यस सर। चलिए अब हम लोग आते हैं एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट पे, एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। बस यहाँ तक जो था आपका न्यूमेरिकल पोर्शन था जो कि आपका कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा थ्योरी पार्ट है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग अगले दिन से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अब किसी को भी डाउट नहीं रहना चाहिए ब्लॉक डायग्राम में, ठीक है। इतना बताने के बाद भी अगर आपके पास डाउट होगा तो ये फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर डाउट है तो मेरा ऑलरेडी 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम का, सो उस 2 वीडियो को एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे, सारा चीज जो है आपका रिवाइज हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम भी है और साथ में थ्योरेटिकल पार्ट भी बताया हुआ है, ठीक। और बाकी चीज जो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैं चाहे जितना भी समझा दूं बट आपको समझ में आने वाला नहीं है अच्छी तरीके से, ठीक है। सो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है बुक में आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कभी भी बुक के सॉल्यूशन को मत देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग को हम ऐसा देखे हैं कि जब बुक का सॉल्यूशन देखते हैं तो कंफ्यूज कर जाते हैं और अपना जो वो खुद से कर लेते हैं, लेकिन बुक के सॉल्यूशन देखने की वजह से खुद से नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि बुक के सॉल्यूशन को इग्नोर कीजिए, आप सिर्फ क्वेश्चन लीजिए वहां से और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आंसर फाइंड आउट कर किया हुआ रहता है बुक में वो आंसर भी गलत होता है, ठीक है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि आंसर भी मत फॉलो कीजिए। आप अगर ज्यादा ऐसा लगता है, डिफरेंट लगता है, आपको लगता है कि ये आंसर गलत निकाला है तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसको चेक कर दूंगा, ठीक है। चलिए, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, और ये पार्टिकुलर चैप्टर जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आएंगे आप लोग तो इन डिटेल्स और भी बहुत कुछ इसके अंदर पढ़ने का है। जो कंट्रोल सिस्टम का छोटा सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ने का था जिसमें कि ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, उसके बाद फिर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ने का था। अगले सेमेस्टर में ये आपका पूरा डिटेल से पढ़ने का है, ठीक है, और भी हम डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो आप देखते हैं कि जहां पे भी जो भी सिस्टम है मेरे पास, ठीक है, जो भी सिस्टम आप देख रहे हैं अपनी आंखों से वो बिना कंट्रोल का वर्क नहीं कर रहा है, बिना कंट्रोल का वो वर्क नहीं कर रहा है। चाहे वो हो सकता है ओपन लूप कंट्रोल ही क्यों ना हो, लेकिन वहां पे कंट्रोल है, वहां पे क्या है आपका कंट्रोल है, ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल है, ठीक है। और अगर इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने सारे सिस्टम है सभी में कंट्रोल सिस्टम यूज हो रहा है ना, अपने अपने लेवल पे, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, अपने अपने लेवल पे जो है हर जगह पे कंट्रोल सिस्टम जो हो रहा है आपका यूज में आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारे लिए कंट्रोल सिस्टम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो एप्लीकेशन होगा वो आई थिंक मैक्सिमम एरिया में ही होगा, मैक्सिमम जगह पे ही होगा, ठीक है। उसमें से कुछ कुछ जगह पे हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा जगह पे है जहाँ पे हम लोग कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं। बड़े बड़े सिस्टम जो आप देखते हैं, जैसे कि आप इंडस्ट्री में चले गए, आप एरोप्लेन को अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, आप सपोज किसी कार को देख रहे हैं, किसी व्हीकल को देख रहे हैं, ठीक है, आप अपने घर में लगे हुए कुछ इक्विपमेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो जितना तरफ आप दिमाग लेकर के जा सकते हैं हर जगह पे आपका जो है कंट्रोल सिस्टम जो है यूज में आ रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम देखें जाए तो इट इज यूज इन रोबोटिक्स, ठीक है, इट इज यूज्ड इन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के बारे में आपको मालूम होगा कि रोबोटिक्स मतलब वन टाइप ऑफ रोबोट होगा, ठीक है, मतलब जिसको कि कोई ह्यूमन बीइंग उसको बनाएगा, है ना, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं ना आर्टिफिशियल मैन, ठीक है ना, आर्टिफिशियल मैन खुद मतलब मैन का बनाया हुआ एक उसका प्रतिबिंब, ठीक है, उसका एक प्रतिबिंब, वो चाहेगा जैसे चाहेगा वैसे उसको वर्क करवा सकता है, ठीक है। तो रोबोट को देखते होंगे कि बहुत जगह पे रोबोट को हम लोग बनाते हैं और उसका यूज करते हैं। कैसे कैसे जगह पे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे अंतरिक्ष में जाना है, ठीक है, तब वहां पे क्या होता है कि रोबोट को भेजा जाता है ना, अपना काम जो होता है रोबोट करता है, और रोबोट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है,
वो उसको कोई ह्यूमन बीइंग जो होता है वो किसी जगह पे बैठ करके जो होता है अपने सिस्टम से वो कंट्रोल कर रहा होता है, उसके हर एक एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सिस्टम यूज करेंगे बिना कंट्रोल का। और उसमें बेसिकली क्या होगा, हम चाहेंगे उसमें पोजीशन कंट्रोल करने का, जैसे हाथ से हमको किसी चीज को उठाना है, तो हाथ से किसी चीज को उठाना है तो हमको भेजना पड़ेगा ना सिग्नल को कि हमको पार्टिकुलरली उस ऑब्जेक्ट को आराम से पकड़े और उसके बाद उठाए। तो पकड़ने के लिए भी उसको मूव, हाथ फिंगर को उसको मूव करना पड़ेगा, और हाथ हैंड को भी उसको मूव करना पड़ेगा, फिर पकड़ने के बाद फिर हैंड को फिर ऊपर करके उसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, पार्टिकुलर उसी जगह तक मूवमेंट होना है, कितना मूवमेंट होना है, कितना उठाना है और कितना फोर्स लगाना है, ये सारा जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है, कंट्रोल सिस्टम के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इतना धीरे से ऐसा नहीं कि यहाँ से हम सिग्नल भेजे ऐसे है तो तुरंत चला गया, तुरंत जाएगा तो ऑब्जेक्ट को ही तोड़ देगा। ठीक है, तो उसके स्पीड को कंट्रोल करना, पोजीशन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंट्रोल सिस्टम का यूज करेंगे। क्लियर, अंडरस्टैंड? जी सर। गुड। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर, इन केस ऑफ लिफ्ट। इन केस ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट में भी आप लोग देखते होंगे, तो वहां पे भी आपका क्या होता है कि जब आप लिफ्ट को कॉल करते हैं तो एक बटन होता है, उसको प्रेस करते हैं, है ना। बटन को प्रेस करने के बाद जो लिफ्ट होता है डायरेक्टली आपके फ्लोर पे वो जो है आपका आ जाता है और स्टॉप होकर के उसका जो डोर होता है वो आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंट्रोल आप वहां पे यूज किए कि आप अपने डोर बटन को जो है, लिफ्ट वाला बटन जो होता है उसको आप प्रेस किए, आपका लिफ्ट आ गया। ठीक, इसके बाद मान लेते हैं कि आप ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट को कॉल किए, ग्राउंड फ्लोर पे आपका लिफ्ट आ गया, आपको फ्लोर नंबर 10 पे जाना है, फ्लोर नंबर 10, ठीक है, 0 फ्लोर से 10 नंबर पे जाना है। ठीक है, तो 10 नंबर पे जाने के लिए क्या होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपको 0 से 10 फ्लोर पे जाना है तो धीरे 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 जा रहा है एकदम आराम से, ऐसा तो लगेगा तो फिर लिफ्ट का क्या जरूरत है मेरे को। सीढ़ी पर से चढ़ के चले जाएंगे, भले हम दुख जाएगा पैर अलग बात है, लेकिन हमको जल्दी पहुंचना है, सीढ़ी पर दौड़ते हुए चले जाएंगे, थक जाएंगे अलग बात है, लेकिन हम दौड़ते हुए जा सकते हैं ना। लेकिन चाहिए क्या एक्चुअली में कि जब हम ग्राउंड फ्लोर से 10 फ्लोर पे जा रहे हैं तब उस केस में उसका स्पीड भी ज्यादा होना चाहिए, है ना। स्पीड भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे जा रहा है आराम से, स्पीड ज्यादा हो जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम मुझे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो वहां पे धीरे 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 पहुंच जाएंगे ऊपर, है ना। आराम से धीरे धीरे भी चलेंगे तो हम वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का जो स्पीड होता है लिफ्ट का, और ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर का जो स्पीड होता है लिफ्ट का, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस जो है ऑटोमेटिकली थ्रू कंट्रोल सिस्टम उसको दिया जाता है कि जब उसको गैप ज्यादा मिलेगा तो उसको इसमें उसका जो स्पीड होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, गैप कम मिलेगा मतलब कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो उसके इसमें स्पीड कम रखना है उसको। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हैं और साथ में स्पीड को भी कंट्रोल कर रहे हैं। फिर जैसे ही आपका सपोज मान लीजिए 10th फ्लोर पे आया, तो 10th फ्लोर पे एग्जैक्ट पोजीशन होना चाहिए कि जहां पे आकर के आपका लिफ्ट स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि लिफ्ट जो है या तो पहले ही रुक गया नहीं तो ऊपर चला गया, तो दोनों ही केस डेंजरस हो सकता है ना, एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है वहां पे। तो एक्चुअली में एकदम उसका जो पोजीशन होना चाहिए, एग्जैक्ट पोजीशन होना चाहिए उसके फ्लोर के साथ में, और उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसको हम पोजीशन कंट्रोल के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो लिफ्ट में भी हम लोग या तो पोजीशन कंट्रोल करना हो या नहीं तो स्पीड कंट्रोल करना हो, तो उस केस में हम लोग कंट्रोल सिस्टम का यूज कर सकते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड? जी सर। सर। गुड। थर्ड नंबर केस, in case of conveyor belt। in case of conveyor belt, तो कन्वेयर बेल्ट होता क्या है, तो कन्वेयर बेल्ट जनरली हम लोग इंडस्ट्री में अगर आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे
कि या तो जो वीडियो में तो जरूर देखे होंगे, ठीक है, मूवीज वगैरह में या यूट्यूब पे जो है ये सब चीज जरूर देखे होंगे। कन्वेयर बेल्ट मतलब एक बेल्ट होता है, बेल्ट सिस्टम होता है, उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट रखा होता है ना, कुछ ऑब्जेक्ट रखा होता है, और उस बेल्ट के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजा जाता है ना। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो कन्वेयर बेल्ट है, तो उस कन्वेयर बेल्ट पे जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है, ऑब्जेक्ट का वेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, कभी भारी कभी हल्का, है ना। तो कभी भारी कभी हल्का मतलब अगर हम किसी पे ज्यादा लोड दे देंगे तो उस केस में क्या होता है, जनरली उसका स्पीड कम जाएगा। आपके माथे पे अगर आपका कैपेसिटी है 10 kg लेकर के जाने का, अगर आपको 20 kg लाद दिया जाए आपके माथे पे, तो क्या आप उस स्पीड से चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, अब धीरे धीरे चलेंगे 20 kg को लेकर के माथे पे से। लेकिन अगर यही चीज मशीन करेगा तो आप इरिटेट हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या 20 kg दे दिया तो ये धीरे धीरे जा रहा है, हमको धीरे धीरे नहीं, हमको भी वो उसी स्पीड के साथ में जाना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट, ठीक है ना। मतलब वहां पे भी आप कन्वेयर बेल्ट को मुझे उसके स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द वेट। अगर वेट हम ज्यादा रखते हैं तो उस केस में भी हम उसका स्पीड जो चाहेंगे वो कांस्टेंट ही चाहेंगे, और जितना उसका यूजुअल स्पीड है, जितना उसका रेगुलर स्पीड है, वही उसी स्पीड से उसको मूव भी करना है, ठीक है। उसको मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वहां पे, स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट में भी फॉर ए कांस्टेंट मूवमेंट फॉर ए डिफरेंट लोड्स वी नीड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कन्वेयर बेल्ट में भी हम लोग कंट्रोल सिस्टम का यूज करेंगे, क्लियर। सर हाँ बोले सर कन्वेयर बेल्ट के कहाँ यूज करते हम बताए ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को सपोज मान लेते हैं कि ये आपका बेल्ट सिस्टम है, ठीक है, ये आपका बेल्ट, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी होता है, देखिए इंडस्ट्री में किसी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस उसको गुजरना होता है। मान लेते हैं कि अगर आप बिस्किट ही सपोज बना रहे हैं, ठीक है तो बिस्किट में सबसे पहले तो उसका जो मटेरियल होगा, मटेरियल करने का मतलब जो भी हम फूड या जो भी हम वहाँ पे डालेंगे जिसको कि वो मिक्स करेगा, फिर उसको बिस्किट के फॉर्म में बनाएगा, बिस्किट के फॉर्म में बनाने के बाद उसको पार्टिकुलर शेप में डालेगा, पार्टिकुलर शेप में डालने के बाद उसको कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद उसको फिर पैकिंग करेगा, ठीक है। पैकिंग करने के बाद मतलब एक सिंगल पैकेट का पैकिंग करेगा, सिंगल पैकेट का पैकिंग करने के बाद फिर वो एक बड़ा कार्टून में डालेगा। तो ये सब प्रोसेस क्या आदमी करेगा क्या? सारे प्रोसेस को आदमी करेगा तो होगा ही नहीं बढ़िया से, ठीक है। पता चला कि एक बिस्किट का पैकेट बनाने के लिए उसको 10 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है। 24 घंटे में कितना बिस्किट बना पाएगा? बहुत कम बिस्किट बना पाएगा। लेकिन कंपनी में जाएंगे तो एक एक मिनट पे हजार हजार पैकेट, 10-10 हजार पैकेट जो है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो ये सब चीज पॉसिबल है, तो कैसे पॉसिबल है? तो इंडस्ट्री में थ्रू मशीन पॉसिबल है, और उस केस में एक ऑब्जेक्ट को या एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए क्या होना चाहिए? तो मेरे पास मशीन होना चाहिए, कन्वेयर बेल्ट जैसा सिस्टम होना चाहिए, तभी जाकर के हम प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, फास्ट बना सकते हैं। आदमी भी वहां पे होता है बस देखने के लिए कहीं पे गलती या कहीं पे एरर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा, कोई चीज वर्क नहीं कर रहा है, तब उस केस में रुक जाएगा, सारा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा, तो उसको देखने के लिए जो है आदमी रहता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चीजों को करने के लिए क्या रहता है, मशीन और कन्वेयर बेल्ट जैसा सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। गुड। 4 नंबर, इन केस ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के केस में भी क्या होगा, सैटेलाइट के केस में भी क्या होगा, हम लोग कंट्रोल सिस्टम का यूज करेंगे। सैटेलाइट में तो बहुत कुछ होता है ना, क्योंकि जब हम लोग भेजते हैं तो वहां पे कोई होता नहीं है, सारा कुछ जो कंट्रोल होता है वो किसी एक पार्टिकुलर कंट्रोल रूम से जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो सैटेलाइट में भी आपका क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम का यूज होता है, ठीक है।
इसके बाद अगर देखा जाए एयरक्राफ्ट एंड ड्राइवरलेस कार, 5th नंबर, एयरक्राफ्ट एंड ड्राइवरलेस कार। एयरक्राफ्ट करने का मतलब हुआ एरोप्लेन, हवाई जहाज, ठीक है। हवाई जहाज में भी क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम यूज होता है, वहां पे भी उसको पोजीशन देखना होता है, डायरेक्शन देखना होता है, और उसके अंदर का बहुत सारा सिस्टम ऑलरेडी है ही, ठीक है। उसके बाद अगर ड्राइवरलेस कार को भी देखें तो ड्राइवरलेस कार में तो कोई कुछ भी नहीं होता है, कोई नहीं होता उसको चलाने के लिए, खुद ब खुद वो चलता है, ठीक है। तो खुद ब खुद कैसे चल सकता है, जब तक कि वो आगे ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे कितना स्पीड रखना है, ठीक है, कब मुझे ब्रेक लेना है, ठीक है, इन सब चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए क्या होता है, हमारे पास बहुत तरह का सिस्टम होता है, बहुत तरह का कंट्रोल किया जाता है उसमें, सच दैट कभी ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए, कभी ना किसी को धक्का मार दे, कभी ऐसा ना हो कि जहाँ पे चलना चाहे वहाँ पे रुक जाए, ठीक है। तो इस तरह का फिनोमेना ना हो, मुझे क्या करना होता है, उसमें पार्टिकुलर कंट्रोल करना होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल भी करना होता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद यस सर। इसके बाद 6 नंबर, बायोमेडिकल फील्ड। बायोमेडिकल फील्ड, आपको ऐसा लगता है क्या कभी कि बायोमेडिकल फील्ड जो है दैट इज सक्सेसफुल ड्यू टू द डॉक्टर्स, बताइए। कुछ हद तक सर। डॉक्टर्स तो बस पेशेंट को समझता है, ठीक है, पेशेंट को समझता है और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। लेकिन पेशेंट के अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन सा सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लीवर, किडनी, ठीक है, फिर जो भी बहुत तरह का होता है, स्टोमक, तो उसके अंदर क्या एक्टिविटी चल रहा है या क्या मुझे देखना है, तो उसके लिए मशीन ही होता है उसको चेक करने के लिए, ठीक है ना, उसका टेस्ट करने के लिए मशीन ही होता है। मशीन को बनाता कौन है, इंजीनियर्स, ठीक है। सो इंजीनियर्स जो है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी फील्ड के लिए जो है प्ले करता है, ठीक है। डॉक्टर्स लोग जो होते हैं बस उस इक्विपमेंट्स का फंक्शन समझ लेते हैं कि हाँ इस इक्विपमेंट्स को कैसे यूज करना है, बस यूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको आता है, और बाकी चीज जो है वो इंजीनियर्स ही करते हैं, उसको बनाने का काम इंजीनियर्स ही करते हैं। जब इंजीनियर्स करेंगे तो बिना कंट्रोल का तो कुछ होगा नहीं, है ना। बहुत तरह का कंट्रोल, ऐसा नहीं कि मुझे सपोज बीपी, ब्लड प्रेशर अगर नापना होता है फॉर एग्जांपल, तो ब्लड प्रेशर में हम लोग पंप करते हैं ना, अभी आजकल डिजिटल वाला भी आ गया है, तो आराम से एक बटन दबाइए, बटन दबाने के बाद कुछ यहाँ पे क्या लगता है, थोड़ा सा लगता है कि कुछ दबा रहा है ना, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है, तो प्रेशर भी अप्लाई करना होता है तो एक पार्टिकुलर प्रेशर ही वहाँ पे अप्लाई किया जाता है ना। तो ऐसा हो सकता है कि अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको हम सही तरीके से सेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो पता चला कि वो इक्विपमेंट सही से कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहा है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो हर जगह पे बायोमेडिकल फील्ड में भी देखा जाए, जितना सारे इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए या फिर पर्सन को लाइव रखने के लिए, ठीक है, बहुत सारा का मशीन होता है वहाँ पे, वो मशीन को बनाने वाला कौन होता है, इंजीनियर्स ही होता है, और जब इंजीनियर्स बनाएंगे तो सारे में कंट्रोल का जरूरत पड़ेगा ही करेगा, ठीक है। सो बायोमेडिकल फील्ड में भी हम लोग को कंट्रोल सिस्टम का जरूरत होता है। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए कि जो भी आपके आंखों के सामने आपको दिख रहा है, ठीक है, सभी में जो है कंट्रोल सिस्टम का यूज हुआ है, ठीक है, चाहे वो कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप हो या क्लोज लूप हो, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर, टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम।
सिस्टम के स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टेबिलिटी का एक बड़ा मतलब स्टेबिलिटी को इन डिटेल्स जो है आप लोग को पढ़ने का है, ठीक है। तो वहाँ पे समझ में आएगा कि सिस्टम कैसे स्टेबल होता है, कब जाकर के सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, और अगर कोई सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है तो उसको हम कैसे स्टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज जो है हम लोग कैसे कर पाते हैं, हम लोग कंट्रोल सिस्टम से ही कर पाते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें कि अगर कोई सिस्टम जो है अगर स्टेबल नहीं है, ठीक है, अगर वो सिस्टम कोई स्टेबल नहीं है तब वो क्या होगा, वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने लगेगा। अनएक्सपेक्टेड मुझे नहीं चाहिए बट वो रिजल्ट आपका दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपका फैन ही है, अगर वो स्टेबल से अनस्टेबल रीजन में चला जाए तो क्या हो सकता है, फैन का जो सब वियरिंग वगैरह जो होता है, उसका शाफ्ट जो होता है खुल करके सब बाहर आ जाएगा या जल भी सकता है, ठीक है। वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट क्रिएट करेगा, किसी का जान भी ले सकता है, ठीक। कब, जब वो अनस्टेबल होगा तो, ठीक। तो जितना सारा सिस्टम होता है हमको सारे सिस्टम को क्या करना पड़ता है, स्टेबल बनाना होता है। और स्टेबल बनाने के लिए हम जो इसका स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, बिना स्टेबिलिटी एनालिसिस का हम कैसे चेक कर पाएंगे कि सिस्टम कब स्टेबल होगा या कब अनस्टेबल होगा, ठीक है। सो उसके लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल सिस्टम को यूज करना है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम से हम उसका स्टेबिलिटी जो है चेक कर पाएंगे और देख पाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। क्लियर, एनी डाउट किसी को, बताइए। नो सर। नो सर। तो आई थिंक सारा नहीं पॉइंट याद हो सर। गया होगा, सारा पॉइंट याद हो गया होगा। यस सर। यस सर। गुड।